विश्व के भूगोल की सीरीज में अब तक हम 5 महाद्वीप पढ़ चुके हैं। अब तक हमने कौन कौन सा महाद्वीप पढ़ा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आज हम छठा महाद्वीप पढ़ रहे हैं, जो कि है अंटार्कटिका महाद्वीप। आपने पहले पढ़ा होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप और महासागर दोनों में आता है, लेकिन बाद में एनसीईआरटी जो हमारी है, एनसीईआरटी क्या मानती है कि विश्व में सिर्फ 7 तो महाद्वीप और 4 ही महासागर है। अंटार्कटिका को एज ए महाद्वीप काउंट करती है, तो हमें अंटार्कटिका को महाद्वीप में ही गिनना है और महाद्वीप ही हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज हम अंटार्कटिका के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले मैं आपको अंटार्कटिका की फिजिकल लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पर है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जो सबसे दक्षिण में है। दक्षिण ध्रुव इसी पर स्थित है, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। इसके यहाँ पर हमें दिख रहा है दक्षिण अमेरिका। मैंने आपको जब पढ़ाया था दक्षिण अमेरिका तब बताया था दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पर जो जल संधि है, यह ड्रेक पासेज जल संधि। यहाँ पर पूरा वाइट है, इसका मतलब ये पूरा ना बर्फ का है, बर्फ से बना हुआ है, इसलिए ऑलरेडी ये सबसे ठंडा है। बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए ये श्वेत महाद्वीप है। यहाँ पर क्या, वैसे तो पीपल रह ही नहीं सकते, इंसान यहाँ पर रह नहीं सकते। जब मैंने आपको यहाँ की जनसंख्या पढ़ाई थी विश्व के महाद्वीपों की, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। वहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुष्क ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है, तो इससे वहाँ पर लोगों को रहना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर ओनली सिर्फ वैज्ञानिक पर्पज के लिए, वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान करने के लिए ये समर्पित है। इसलिए एक तो श्वेत महाद्वीप हो गया, इसी महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। इसको गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जब यहाँ पर हल्की सी गर्मी पड़ती है तब यह पिघल जाता है और इसका आकार थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब सर्दियाँ रहती है, बर्फ, तब इसमें बर्फ और भी जम जाती है, तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे महाद्वीप चल रहा है। इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको ठंडा महाद्वीप भी कहते हैं। ठंडा महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक जगह है, वोल्टांग नामक जगह है, वहाँ पर -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है, आप ध्यान रखना। ये अंटार्कटिका के पूर्वी दिशा में मौजूद है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं निर्जन महाद्वीप। मैंने आपको बताया था यहाँ पर रहना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर मानवीय दशा है ही नहीं। सिर्फ जो वैज्ञानिक है वह अपने अनुसंधान के लिए वहाँ पर बंकर वगैरह बनाकर जहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके वहाँ पर रहते हैं। अब इसकी महाद्वीप की लोकेशन के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका और यहाँ पर अंटार्कटिका। यह है हमारा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यह है ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया और न्यूजीलैंड। इसका मतलब तस्मानिया और न्यूजीलैंड इसके पास में ही है। जब जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, तब जेम्स कुक अंटार्कटिका को भी खोजने निकला था। उस समय जेम्स कुक यहाँ से अंटार्कटिका से 150 किलोमीटर दूर तक पहुंचा था। उसको दूर से कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था कि बर्फ का आगे कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आगे जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी जो वहाँ पर जा पाए। तो कुक ने स्टेटमेंट भी दिया था कि जहाँ तक जितना आगे मैं पहुँचा हूँ, वहाँ तक शायद ही लाइफ में या फिर फ्यूचर में कोई पहुँच पाए। लेकिन बाद में अंटार्कटिका भी डिस्कवरी हुई, इंडियन लोग भी अंटार्कटिका पर रहे। इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसकी परफेक्ट लोकेशन कहाँ पे, आप देख चुके हैं कौन कौन से महाद्वीपों के बीच में है। यहाँ पे है हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये वाला प्रशांत महासागर है, इसके चारों तरफ की लोकेशन है। इसके बाद हम देखते हैं जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है। देखो, अंटार्कटिक महाद्वीप पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, मैंने आपको जेम्स कुक के बारे में बताया था। जेम्स कुक थे, वहाँ पर पहुँचे थे 150 किलोमीटर। लेकिन बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था फेबियन विलियम सोसेन। उन्होंने क्या किया, अपनी जहाज को तो खड़ा किया अंटार्कटिका महाद्वीप से, क्योंकि वहाँ पर बर्फ जमी थी, जहाज का आना पॉसिबल नहीं था। अगर उनकी जहाज यहाँ पर आएगी तो किसी ना किसी ग्लेशियर वगैरह से टकरा कर गिर जाएगी और वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ से वो छोटी नाव लेकर अंटार्कटिका पर पहुँचे। तो वो 4-5 जने पहुँचे थे। अब इसमें आज तक भी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग ये मानते भी नहीं मानते कि जब नाव चलाने वाला व्यक्ति था, नाव चला रहा था पीछे से, अंटार्कटिका आते एक व्यक्ति वहाँ पर कूद गया, तो ये कहा जाता है कूदने वाला व्यक्ति था फेबियन विलियम सोसेन। आप देख सकते हो, विलियम सोसेन है, ये वही व्यक्ति था
जो बोट पे बैठा था लेकिन सबसे पहले कूदा था, लेकिन जो बोट चलाने वाला था उसने कहा था कि मैं यहाँ पे सबसे पहले पहुँचा हूँ। तो ये थ्योरी अभी चलती रही, कन्फ्यूजन ही। तो ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसलिए एग्जाम में बार बार पूछा नहीं जाता। बट अपने को एक बार ध्यान होना चाहिए कि अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज 1820 में फेबियन विलियम सोसेन ने की थी। यहाँ पर लोग क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि यहाँ पर मानवीय दशा ही नहीं है। यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, खाने का अभाव रहता है। वैसे तो यहाँ की पारिस्थितिकी अच्छी है, यहाँ पे रोज सागर है, वहाँ पर मछलियाँ वगैरह बहुत मिलती है, मछलियाँ पेंगुइन वगैरह मिलती है। लेकिन इसको देखने पर हम देखते हैं कि ये कंप्लीट बर्फ से जमा हुआ, इसलिए मानव यहाँ पर रह नहीं पाते। मैंने आपको प्रीवियस चित्र में यहाँ पर बताया था कि ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के पास में देखो, इसका एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम, जो इसका एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है पामर प्रायद्वीप। कौन सा? पामर। अभी मैंने आपको दिखाया था, ये लगभग दक्षिण अमेरिका के नीचे स्थित है। तो इसमें थोड़ी सी जब गर्मी रहती है तो गर्मियों के दिनों में पामर प्रायद्वीप हल्का सा, इससे बर्फ निकल जाती है। तो एकमात्र अंटार्कटिका का प्रायद्वीप है जहाँ पर कभी कभार बर्फ नहीं रहती। इसको बर्फ रहित बोलते हैं, बर्फ रहित। बर्फ रहित प्रायद्वीप कौन सा? पामर। ठीक है। यहाँ पर हमें दो सागर दिख रहे हैं, एक तो वेडल सागर और एक रोस सागर। ये दोनों क्या है देखो, वेडल सागर और रोस सागर क्या चीज़ है? ये यहाँ पे पानी का, जो यहाँ पर कौन सा महासागर बताया था मैंने आपको, आप बताओ मुझे। अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर का पानी आगे जाकर जब इसके यहाँ पे भर जाता है तो इसके यहाँ पे वेडल सागर कहते हैं। वेडल सागर और रोस सागर। रोस सागर विश्व में जैव विविधता का सबसे बड़ा स्थल है। इसमें इतनी खतरनाक जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ पे अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। तो ये तो हो गया रोस सागर। हो गया वेडल सागर। ठीक है, ये रोस सागर और वेडल सागर। यहाँ पर हमें दिख रहा है लेम्बार्ट ग्लेशियर। जो लेम्बार्ट ग्लेशियर है, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेम्बार्ट ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, नाम ही लेम्बार्ट है, मतलब जो लंबा ग्लेशियर है वही सबसे बड़ा ग्लेशियर। लेम्बार्ट ग्लेशियर कहाँ पर है? अंटार्कटिक महाद्वीप में है, और अंटार्कटिक महाद्वीप के ये पूर्व में स्थित है, आप ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पर एक वोल्टाग नामक जगह है, पूर्व में, पूर्वी अंटार्कटिका में वोल्टाग नामक जगह है, जहाँ पर -95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रोस सागर है। रोस सागर रोस द्वीप पर, ये रोस द्वीप है। यहाँ पर क्रिल मछली पाई जाती है, जैव विविधता का बहुत बड़ा स्थल है यहाँ पर जाते हैं तो। फिर यहाँ की जब हम पर्वत श्रेणियों के बारे में देखते हैं, पर्वत श्रेणियों से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, लेकिन इस पे एक जो बिंदु है, जो पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव। इस दक्षिण ध्रुव की सर्वप्रथम खोज करने वाले व्यक्ति थे एमंडसन। लोग इनको एंडरसन भी बोलते हैं, लेकिन इनका रियल में नाम एमंडसन है। ये पहले व्यक्ति थे विश्व के जो 1911 में कहाँ पहुंचे थे? दक्षिण ध्रुव तक पहुंच गए थे। ठीक है, नाम इनका ध्यान रखना, एमंडसन। अब यहाँ पर भारत के लोग भी गए होंगे। अब बताओ, इतनी ठंडी जगह है जहाँ पर कोई लोग ही ना जा पाए, तो भारत में कौन जा पाएगा? तो यहाँ पर गए थे भगवान श्री राम। तो उनका नाम है रामचंद्र जी। अंटार्कटिका पर पहली बार जाने वाले भारतीय का नाम रामचंद्र जी है। अब रामचंद्र जी अंटार्कटिका पर मानो यहाँ पर पहुंच गया, मानो कहीं पर पहुंच गया, लेकिन वो दक्षिण ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन से थे? वो अपने गिरिराज जी महाराज। रामजी गिरिराज जी, इंडिया वाले दोनों इजी है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम सोसेन ने। तो भारत के जो व्यक्ति थे जो यहाँ पर पहुंचे थे, पहले तो थे अपने रामचंद्र जी, दूसरे थे गिरिराज जी। गिरिराज जी कहाँ पर पहुंचे थे? ये पहुंचे थे दक्षिण ध्रुव। और रामचंद्र जी कहाँ पहुंचे थे? रामचंद्र जी पहुंचे थे अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ये आप चीज ध्यान रखना। अब हम यहाँ के पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने बना रखा है आपको एल्सवर्थ पर्वत। एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका में स्थित है, सीधा सबको पता होगा क्योंकि ये बर्फ से जमी होगी, सिंपल। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, वो है क्वींस मॉड पर्वत श्रेणी।
यहाँ एक क्वीन है, यहाँ से चलती है, रोज सागर आती है, मुड़ जाती है, तो क्वीन मोड़। पर्वत श्रेणी। जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वह क्वींस फोर्ड मोड पर्वत श्रेणी में नहीं है, वो है अपने एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में, जिसका नाम है विंसेंट मैसिफ, जिसकी ऊंचाई है 5140 मीटर। बहुत ऊंचा पर्वत है, लेकिन बर्फ से जमा हुआ पर्वत है। अब यहाँ पर इसके हम दो पर्वत श्रेणी देख चुके हैं, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी और एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी। इसके बाद हम अंटार्कटिका महाद्वीप में देखते हैं कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। ये रोस द्वीप पर स्थित है, इसका नाम है एरेबस। अरे बस इसको हम याद कर सकते हैं, अरे बस अब ज़्यादा है ना, आप ज्वालामुखी एक्टिव ना रहो। सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एरेबस, नाम नहीं लिखा मैंने, लिख दो एरेबस। माउंट एरेबस, ठीक है। ये रोस सागर है, ये विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता का स्थल माना जाता है। यहाँ पे बहुत प्रकार की मछलियाँ वगैरह पाई जाती है, समुद्री जीव पाए जाते हैं। यह जैव विविधता का सबसे बड़ा स्थल, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता का सबसे बड़ा स्थल हो गया, लेम्बार्ट ग्लेशियर हो गया। इसके पर्वत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, दक्षिण ध्रुव पे पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, और भारतीय कौन थे, इनके नाम हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर विश्व में सभी देशों ने अपने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं। 12 देशों ने तो 1959 में इसकी ट्रीटी पर साइन कर लिया, लेकिन इंडिया ने जो अंटार्कटिका समझौता उस पर साइन किया था 83 में। भारत ने ऑलरेडी 82 में अपना मिशन भेज रखा था, लेकिन बाद में 82 और 83 में जाकर वो पूरा स्टेब्लिश हुआ। भारत ने जो अंटार्कटिका में अपना पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया वो था दक्षिण गंगोत्री। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। भारत ने जो दूसरा यहाँ पे अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया वो था भारती। तीसरा मैत्री। इस मैप में आप देख सकते हो कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती ये यहाँ के स्टेशन है। सबसे पहले इनमें से जो सबसे पहला स्थापित किया गया था वो था अपना दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया गया था? दक्षिण गंगोत्री भारत ने इस संधि पर साइन किए थे 82 में, तो 83 में वहाँ पर भारत ने अपना पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित कर लिया था। ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, इसका आप ध्यान रखना। पहला जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर अनुसंधान केंद्र था भारत का 83 में। इसके बाद दूसरा अनुसंधान केंद्र होता मैत्री। मैत्री अनुसंधान केंद्र, ये मैंने ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया। दूसरा है मैत्री, तीसरा भारती। जो दूसरा अनुसंधान केंद्र है वह स्थापित किया गया था 88 में, 1988। तीसरा भारतीय अनुसंधान केंद्र है वह स्थापित किया गया था 2000। ये आप ध्यान रखना, ये मैंने चित्र में बना रखा है। यहाँ पर है दक्षिण गंगोत्री, यहाँ है मैत्री और यहाँ पर है भारती। ये तीनों भारत के अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा गोवा में यहाँ की गतिविधियों को नियंत्रण के लिए NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ऑपरेशन रिसर्च भी स्थापित किया गया है। इसका आप ध्यान रखना, इसके आप क्रम भी ध्यान रखना, और इसके आप किस दिशा में है वो भी ध्यान रखना, और कौन सी डेट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के है। बाद में क्या यहाँ पर कुछ संभावनाएं नहीं दिखी, जब संभावनाएं नहीं दिखी तो भारत ने यहाँ पर इसके बाद में अपने अनुसंधान केंद्र और वैज्ञानिक भेजना बंद कर दिए थे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट,
अंटार्कटिका समझौता कब हुआ था? अंटार्कटिका समझौता 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों के मध्य हुआ था। 12 देशों के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर यह कहा गया था कि यहाँ पर हम वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे, लेकिन सब आराम से क्या करेंगे, सिर्फ अनुसंधान के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, सब शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेकिन भारत ने इस ट्रीटी पर साइन किया 1983। भारत ने हस्ताक्षर, अब भारत ने हस्ताक्षर करते ही अपना पहले अनुसंधान केंद्र वहां पे भेज दिया, वो था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1991 में एक समझौता हुआ, जो समझौता था विश्व के सभी देशों के मध्य कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर अगर कोई भी रिसर्च करना चाहता है तो सारे जो वैज्ञानिक हैं एक दूसरे से मिलकर अपनी डिटेल साझा कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे। 1991 में हुआ था सभी देशों के मध्य। अब जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो हर तरीके के जीवों का वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं। एक तो पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, आपने देखा होगा, जो बर्फ पे चलता है हमेशा। एक तो पेंगुइन पक्षी है जो मुख्य रूप से अंटार्कटिका महाद्वीप पे पाया जाता है। दूसरी है क्रील मछली। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर मुख्य रूप से दो ही वनस्पतियां पाई जाती है, लाइकेन और मास। लाइकेन व मास। अब हम अंटार्कटिका के बारे में लगभग एक बार कंप्लीट पढ़ चुके हैं, इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। और यह विज्ञान को समर्पित, मैंने आपको बताया था एक अंटार्कटिक समझौता हुआ था 1959 में। वो तो ये हुआ था तब सभी देश अपने अनुसंधान केंद्र वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। 1991 का समझौता क्या था कि सारे वैज्ञानिक एक दूसरे से अपने जो रिसर्च पेपर है वो भी साझा कर सकते हैं, सब मिलजुल के इसका रिसर्च कर सकते हैं। ये अंटार्कटिक समझौता 1991 था। इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यहाँ पे सर्दियाँ रहती है, बर्फ जम जाती है, बड़ा हो जाता है इसके आकार, जब ये गर्मियाँ रहती है तो बर्फ पिघल जाती है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का आकार छोटा हो जाता है, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप कहते हैं। सबसे ठंडा महाद्वीप क्योंकि यहाँ पे 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है वोल्टाक नामक जगह का, और यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बर्फीली हवाएं भी चलती है। इसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं। यह मानव के रहने या मानव के वातावरण के अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर मानव सर्वाइव नहीं कर पाता। सिर्फ वैज्ञानिक लोग हैं जो यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, वो भी अपने स्पेशल बंकर वगैरह बना के। इसके बाद सर्वाधिक ऊंचा महाद्वीप, इसकी ऊंचाई सबसे ऊंची है, ऐसे अगर समुद्र तल से माना जाए उस हिसाब से। इसके बाद यहाँ की पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताया एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी, जिस पर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसेंट मैसिप स्मिथ है, जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। इसके अलावा अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वो है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी, या फिर इसको हम कहते हैं क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका के बीचों बीच है, तो ये अंटार्कटिका को दो भाग में विभक्त करती है, पश्चिमी अंटार्कटिका, पूर्वी अंटार्कटिका। इसके बाद माउंट एरेबस, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो रोस द्वीप पर स्थित है। रोस द्वीप रोस सागर के पास वाला रोस द्वीप है। इसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो अंटार्कटिका के पूर्व में स्थित है, जिसका नाम लेम्बार्ट है। नाम से ही पता चल जाएगा ये तो बड़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे कम तापमान वाला जगह। सबसे कम तापमान वाली जगह वोस्टाक है, जो कि पूर्वी अंटार्कटिका में है। मैंने आपको मैप में भी समझा रखा है, इसका टेम्परेचर 195 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वैसे विश्व की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? बर्खोयांस्क है, जो कि यूरोस में है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद पेंगुइन नामक पक्षी और क्रील, क्रील मछली पाई जाती है यहाँ पर। मैंने आपको दोनों दिखा रखा है, रोज सागर में क्रील और पूरे अंटार्कटिका में पेंगुइन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लाइकेन व मॉस वनस्पति पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया यह वनस्पतियाँ ठंड के अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर पाई जाती है, बाकी इनका कुछ भी नहीं है। सरोल रोज सागर, रोज सागर क्या है? मैंने आपको बताया था रोज सागर अंटार्कटिका में दक्षिण में स्थित वह सागर है जो जैव विविधता का सबसे बड़ा स्थल है। आप इसका कुछ ध्यान रखना बात का, जैव विविधता का सबसे बड़ा स्थल। वैसे पेड़ वगैरह स्थलों में भाग में माना जाए तो स्थल भाग में जैव विविधता का सबसे बड़ा स्थल अमेजोन के वर्षावन माने जाते हैं। पामर प्रायद्वीप जो इसका सबसे उत्तरतम प्रायद्वीप है, वह कुछ हद तक बर्फ से मुक्त रहता है, इसे ग्रामलैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पामर प्रायद्वीप को ही ग्रामलैंड कहते हैं।
सर्वप्रथम ओजोन पर अवक्षय की खोज 1985 में। देखो ओजोन वाली चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेफरमैन। जेफरमैन जब अंटार्कटिका गए तो उनको पता चला कि अंटार्कटिका के जब बर्फ वगैरह क्रिस्टल वगैरह टूटते हैं और सीएफसी गैसेज वगैरह से निकलती हैं पूरे विश्व से, और अंटार्कटिका से क्रिस्टल वगैरह के टूटने से संक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, और जो सीएफसी गैसें होती है वो जाके ओजोन परत को अवक्षय करती है। सबसे पहले ये बात जेफरमैन को पता चली। तो ओजोन परत पर छिद्र सबसे पहले कहाँ पर पता चला? अंटार्कटिक महाद्वीप में। किसने? जेफरमैन ने इसकी खोज की थी। इस महाद्वीप की खोज 1820 में फेबियन विलियम्सोन ने की। मैंने कहा ये अभी तक संशय का विषय है, क्योंकि अभी तक किसी को परफेक्ट नहीं पता सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुंचा था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति ये फिक्स है 1911 में एंडरसन। मैंने आपको बताया था एंडरसन ही इसका एंडरसन नाम है, यह ध्यान रखना। और अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला भारतीय, मैंने आपको कहा था इतनी ठंडी जगह पर सिर्फ राम ही जा सकते हैं, मतलब रामचरण जी। रामचरण जी के पहली बार चरण अंटार्कटिका पर रामचरण जी के पड़े थे। कब? 1960 में। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन थे? ये थे डॉक्टर गिरिराज जी। अपने गिरिराज जी महाराज हैं जो 1981 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। इसके बाद हम देखते हैं भारत के जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, मैंने आपको मैप में भी ये सारा समझा रखा है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1982-83 में, क्योंकि 82 में ही भारत ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हुई तो 1959 में, लेकिन उस समय 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद दूसरा यहाँ का स्टेशन है, उसका नाम है मैत्री, जिसकी स्थापना 1987 में शुरू हुई थी और 88 में बनकर रेडी हुआ था। तीसरा जो है वह 2011-12, इसकी परफेक्ट डेट है 12। यह है अपना भारती। तीन अपने जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, अंटार्कटिका पर स्थित है। इसके अलावा मैंने आपको बताया NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ऑपरेशन रिसर्च, ये कहाँ पे? गोवा पे स्थापित है। कहाँ? किस लिए? यह अंटार्कटिक महाद्वीप की गतिविधियों का पता रखने के लिए बनाया गया है। NCPOR ये गोवा में है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 1 दिसंबर 1959 को सभी देशों ने 12 देशों ने अंटार्कटिका पर रिसर्च करने से संबंधित हस्ताक्षर किए थे। भारत ने उसके पश्चात 1983 में हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जो अंटार्कटिका संधि 1991 है, उसके अनुसार विश्व के सभी वैज्ञानिक एक दूसरे को आराम से अपने रिसर्च साझा कर सकते हैं। जो 1959 वाली अंटार्कटिक ट्रीटी है, समझौता है 59 वाली, ये 2048 में समाप्त हो जाएगी। आप ध्यान रखना। मैंने आपको पहले बताया था कि जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इसके चित्र में, तो जैसे इसके ऑस्ट्रेलिया के पास वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं ये वाला रीजन हमारा है, चिली वाले बोलते हैं ये वाला हमारा है, रूस वाले बोलते हैं ये वाला हमारा है। मतलब सब देशों ने इस पे अपने अधिकार की बातें करी थी, लेकिन इसी की वजह से अंटार्कटिक समझौता हुआ कि ये तुम्हारे में से किसी भी देश का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक अलग महाद्वीप है जिसको हम विज्ञान को समर्पित करेंगे। इस वजह से 1959 में समझौता हुआ।